सद्दाम हुसैन अब्द अल-माजिद अल-तिक्रित 28 अप्रैल 1937 30 दिसंबर 2006 एक इराकी राजनेता और क्रांतिकारी थे जिन्होंने 1964 से 2003 तक इराक के 5वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। उन्होंने 1969 से 1991 तक इराक के प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य किया और बाद में 1954 से 2003 तक वह क्रांतिकारी अरब सोशलिस्ट बाथ पार्टी के एक प्रमुख सदस्य थे और बाद में बगदाद स्थित बाथ पार्टी और उसके क्षेत्रीय संगठन इराकी बाथ पार्टी, जिसने बाथिज्म का समर्थन किया था, अरब राष्ट्रवाद और अरब समाजवाद का मिश्रण। आइए उनके जीवन पर एक नजर डालें। उनके जन्म से पहले ही उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। इस कारण उनका बचपन अत्यधिक कठिनाइयों और संघर्षों में बीता। 12 साल की उम्र में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और अपने चाचा खैर अल्लाह तलफाह के पास चले गए, जो इराक में एक सेना अधिकारी थे। वह उस समय के शासक फैसल I के खिलाफ था और राजा के खिलाफ हमलों के कारण उसे गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें 6 महीने की जेल की सजा सुनाई गई। अपनी उम्र के अन्य लड़कों के विपरीत उन्हें पढ़ाई और शिकार करना पसंद है। 1958 में उसने अपने चाचा की बेटी से शादी की। 18 साल की उम्र में वह राजनीतिक दल में शामिल हो गए। 1958 में एक क्रांति के बाद फैसलन का शासन समाप्त हो गया, लेकिन दुर्भाग्य से एक क्रूर राष्ट्रपति ने क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया जो साम्यवादी सोच का व्यक्ति था। वह था तानाशाही सोच का स्वामी। कुछ समय बाद सद्दाम हुसैन पर राष्ट्रपति के एक मित्र अब्दुल करीम की हत्या का आरोप लगाया गया। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन दोषी साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं होने के कारण उन्हें रिहा कर दिया गया। इसके बाद उन्हें अब्दुल करीम कासिम को मारने के प्रशिक्षण के लिए बगदाद बुलाया गया। उन्होंने रिवॉल्वर और मशीन गन चलाने का विशेष कौशल सीखा। 7 अक्टूबर 1959 को सद्दाम हुसैन ने अब्दुल करीम कासिम की हत्या का प्रयास किया, लेकिन दुर्भाग्य से वह बच गया। गिरफ्तारी से बचने के लिए वह बगदाद से भाग गया और अपने जन्म स्थान तिक्रित चला गया। जब उन्होंने पूरी कहानी अपने परिवार को बताई तो उन्होंने सोचा कि उनके लिए इराक में रहना सुरक्षित नहीं है और उन्हें शाम भेजने का फैसला किया गया, जो बाथ पार्टी का मुख्यालय भी था। उन्हें वहां रिपोर्ट करने के लिए एक फोन आया, जहां उन्हें अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए मिस्र भेजा गया। इस अवधि के दौरान वह अक्सर काहिरा में अमेरिकी दूतावास का दौरा करते थे। 25 फरवरी को उन्हें इराक में मौत की सजा सुनाई गई थी। इसके बाद फरवरी 1963 में जनरल रहमान आरिफ ने कासिम को उखाड़ फेंका और सरकार की कमान संभाली। उसके बाद सद्दाम हुसैन सितंबर 1964 को इराक वापस आए। बाथ पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया क्योंकि वे जनरल के खिलाफ थे। सद्दाम हुसैन को भी गिरफ्तार कर लिया गया और इस दौरान उन्हें पैन अरब नेशनल लीडरशिप प्रोग्राम लीडर के लिए चुना गया। जब वे 1966 में रिहा हुए तो वे बाथ पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व में शामिल हो गए और उन्होंने संसद में प्रवेश किया और बाथ पार्टी के अध्यक्ष मेजर जनरल अहमद अल बकर के शासन की घोषणा करते हुए सिंहासन को उखाड़ फेंका। पहले दिन से ही उन्होंने काम शुरू कर दिया और कई बनाए देश के लोगों के कल्याण के लिए नीतियां। अच्छी नीतियों और तेल भंडारों की संपदा के कारण इराक तेजी से प्रगति करने लगा। 1970 में अहमद अल बकर बीमार हो गए और राजनीति से दूर रहने लगे। अंत में 16 जुलाई 1969 को उन्होंने सद्दाम हुसैन को कार्यभार सौंपते हुए इस्तीफा दे दिया। 1990 में सद्दाम हुसैन इराक के राष्ट्रपति बने। 1990 में जब वह राष्ट्रपति बने तो उन्होंने एक अजीब बात व्यक्त की, अपने खून से पवित्र कुरान लिखना चाहता हूं। इसलिए एक नर्स ने 2 साल तक हर हफ्ते के बाद उनका खून इकट्ठा करना शुरू कर दिया और आखिरकार लगभग 24 लीटर खून लेकर पवित्र कुरान का लेखन पूरा हुआ, जो अब भी इराक की एक मस्जिद में संरक्षित है। चूंकि वह अपने लोगों के प्रति बहुत ईमानदार थे, लेकिन फिर भी देश में उनके खिलाफ हमले शुरू हो गए, जैसा कि देश के पूर्व नेताओं के साथ हुआ था। एक बार फिलिस्तीन की एक महिला ने उनसे कहा कि इजराइल ने उनकी बेटी को मार डाला है। फिलिस्तीन के सभी लोग संकट में हैं और आप यहाँ जीवन का आनंद ले रहे हैं। वह फूट फूट कर रोने लगे और कहा कि वह इजराइल को जला देंगे। 17 जनवरी 1991 को उन्होंने इजराइल पर हमला किया और इजराइल पर 42 स्कड मिसाइलें दागीं, जो उनके पतन का एक प्रमुख कारण साबित हुआ। जब वह प्रभारी बने
तो उन्होंने इराक के तेल भंडारों का राष्ट्रीयकरण करें जो उनके देश में समृद्धि लाता है। लेकिन उनके खिलाफ एक विदेशी गुट टूट गया। कुछ विदेशी एजेंसियों ने उन्हें विश्वास दिलाया कि ईरान उनके तेल भंडारों पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। ईरान और इराक के बीच युद्ध छिड़ गया जो जारी रहा 8 वर्षों तक। दोनों देशों के लगभग 15-16 मिलियन लोग शहीद हुए। अमेरिकी एजेंसियों ने इराक के साथ साथ ईरान को भी हथियारों की आपूर्ति शुरू कर दी और इस ग्रहण के दौरान अच्छा लाभ कमाया। उन्होंने अन्य अरब शताब्दियों से भी संपर्क करना शुरू कर दिया और को समझाने की कोशिश की कि ईरान के बाद सद्दाम हुसैन पूरे अरब की कमान संभालेंगे। परिणाम स्वरूप सभी अरब देश इराक में अपनी सेनाएं छोड़ने पर सहमत हो गए। 28 फरवरी 1991 को अमेरिकी सेना ने इराक पर हमला किया और लगभग 25,000 इराकी सैनिकों और नागरिकों को मार डाला। साथ ही 75,000 सैनिक और नागरिक घायल हो गए, जिससे इराक की सैन्य शक्ति नष्ट हो गई और गंभीर आर्थिक मुद्रास्फीति हुई। सद्दाम द्वारा कुवैत पर कब्जा करने की कोशिश के कारण सभी अरब देश उसके खिलाफ थे, इसलिए किसी ने भी इस मामले पर उसका समर्थन नहीं किया। उसके बाद इराक तो अमेरिकी सेना ने 9/11 की घटना के चरण से पहले इराक पर हमला कर दिया। अंततः 22 जुलाई 2003 को अमेरिकी सैनिकों ने इराकी शहर मोसेल पर हमला किया और हुसैन के 2 बेटों को मार डाला। सद्दाम हुसैन भूमिगत थे, लेकिन 14 दिसंबर 2003 को अमेरिकी सैनिकों ने घोषणा की कि उन्हें पकड़ लिया गया है। 19 अक्टूबर 2005 को हत्या के आरोप में सद्दाम हुसैन पर जेल में मुकदमा शुरू हुआ। 177 लोग। 5 नवंबर 2006 को दोषी पाए जाने पर बगदाद कोर्ट ने उन्हें मौत की सजा सुनाई। उन्होंने इस फैसले के खिलाफ अपील की, लेकिन अदालत ने उनकी अपील खारिज कर दी और उन्हें मृत्यु तक फांसी पर लटकाने का आदेश दिया। आखिरकार 30 दिसंबर 2006 को सुबह होने से ठीक पहले सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी गई। वह ईद उल अधा का दिन था, जब दुनिया के सभी मुसलमान ईद की नमाज पढ़ रहे थे, जब उन्हें सद्दाम हुसैन की मरियम की खबर मिली। फांसी पर चढ़ाए जाने से ठीक पहले उन्होंने अल्लाह हो अकबर शब्द 3 बार दोहराए और फिर फांसी दे दी। हालांकि उन्होंने अपने राजनीतिक करियर के दौरान कई गलतियां की, लेकिन उनके दुश्मन भी स्वीकार करते हैं कि वह अपने लोगों के प्रति ईमानदार थे और उन्होंने उनकी भलाई के लिए सब कुछ किया। उसने अपने शत्रुओं पर कभी दया नहीं की।